ज्ञानेश कुमार साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब, क्या वाकई उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? विपक्ष का एक बड़ा प्लान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि करीब 200 सांसद, और जिसमें अकेले 99 सांसद कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, 200 सांसद वो लोकसभा के अंदर नोटिस देंगे। दरअसल जरूरत तो 100 सांसदों की ही है। अगर 100 सांसद लिख करके, हस्ताक्षर करके अगर लोकसभा में नोटिस दे देंगे कि ज्ञानेश कुमार साहब को हम हटाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद में ओम बिरला साहब वैसे तो स्पीकर हैं, लेकिन मोदी जी के खास माने जाते हैं, और फिर से नरेंद्र मोदी ने एक बार उन पर भरोसा जताया है। तो यहां पर ओम बिरला साहब वो कोशिश तो कर सकते हैं कुछ रोकने की, या उस नोटिस को लेकर के तुरंत जवाब ना दें, लेकिन फैसला तो लेना पड़ेगा, ये साफ है। तो ज्ञानेश कुमार साहब क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त हो जाएंगे? क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा? और ज्ञानेश कुमार साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा के अंदर आएगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। शर्त यही है, अगर किसी भी चुनाव आयुक्त को हटाना होता है तो उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रावधान है संविधान के अंदर, और आप मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना यह है कि आप या तो 100 सांसद लोकसभा के अंदर नोटिस दें, या 50 सांसद राज्यसभा के अंदर नोटिस दें। और विपक्ष की स्थिति अब वो 2024 से पहले वाली नहीं है कि विपक्ष बहुत लचर हालत में है, विपक्ष कर नहीं पाएगा, विपक्ष से हो नहीं पाएगा। इस वक्त में तो अकेले कांग्रेस के पास ही 99 सांसद है। यानी विपक्ष की बात तो छोड़िए, अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी भी चाह लें तो भी प्रस्ताव आ सकता है, तो भी ज्ञानेश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। और राहुल गांधी के जिस तरीके से तेवर रहे हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर के, प्रियंका गांधी के जिस तरीके से तेवर रहे हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर के, और अब तो समूचा विपक्ष उनके साथ में है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अब साथ में है। दोस्तों, कई बार यह जरूर होता था कि 2024 के चुनाव से पहले कई मौकों पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना चाहता था, लेकिन उस मामले में ममता बनर्जी वो डिग कर देती थी। कई सारे ऐसे मसले रहे जिनको लेकर के ममता बनर्जी वो विपक्ष के साथ में दिखाई नहीं देती थी। उनके सांसद या तो एब्सेंट हो जाते थे या बैठकों में आते नहीं थे। लेकिन अब तो ममता बनर्जी के सांसद वो खुद कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार साहब के हाथ खून से रंगे हुए हैं, इस चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ये कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी। कल टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल वो इलेक्शन कमीशन में तीनों चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करता है। 2 घंटे की बैठक होती है, और 2 घंटे की बैठक में 5 सवाल पूछे गए टीएमसी की तरफ से, और एक भी सवाल का जवाब नहीं आया, ये टीएमसी ने कहा। और उसके बाद में ममता बनर्जी, उनके सांसदों ने बाहर आकर के कहा कि भैया अंदर हम गए, अंदर जाकर के हमने अपनी बात की, लेकिन अंदर हमारी बात पर कोई जवाब हमें नहीं मिला, अंदर सिर्फ यही हुआ है। और उसके बाद में 5 सवाल, जो सवाल उन्होंने अंदर पूछे थे, वही सवाल प्रेस के सामने रख दिए। इससे पहले अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, टीएमसी के सांसद, वो कह चुके थे कि हम तो चाहते हैं कि इस मीटिंग का लाइव प्रसारण हो। यानी बिल्कुल सीधे आर पार के मूड में विपक्ष दिखाई दे रहा है। सीधा टकराव वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनके साथ में यहां पर विपक्ष का दिखाई दे रहा है। और विपक्ष की या टीएमसी की इस मांग को माना नहीं गया। बैठक हुई, वो बंद कमरे में हुई, और बंद कमरे में उस बैठक में 5 सवाल पूछे गए, और 5 सवाल यही थे कि भैया ये जो लोग मर रहे हैं ये क्यों मर रहे हैं। तो ये सारी बातें कल मैंने आपको बताई थी, जिसमें टीएमसी के सांसदों ने ये तक कह दिया कि ये जो चुनाव आयुक्त है उसको हमने 40 बीएलओ की लिस्ट सौंपी है, जो बीएलओ आपके प्रोसीजर यानी एसआईआर की वजह से मर गए, अलग अलग राज्यों में मर गए, और करीब 25-26 का आंकड़ा वो आधिकारिक तौर पर अखबारों में भी है। टीएमसी ने वो 40 का आंकड़ा बताया, और इसीलिए विपक्ष ने कहा, टीएमसी के सांसदों ने कहा कि भैया
इस चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, यानी एक तरीके से उनके मुंह पर उनको कातिल कह दिया गया। ये तो बातें थी बैठकों की, लेकिन जो बड़ी बैठक होने वाली है, जो विपक्ष की 1 तारीख से यानी सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। और जब सत्र शुरू होता है उससे पहले विपक्ष के सांसदों की भी बैठक होती है और सरकार के सांसदों की भी बैठक होती है, और उस बैठक में एजेंडा तय होता है। उस बैठक में बताया जाता है कि सरकार क्या लेकर के आने वाली है, कौन कौन सा दिन खास होगा, कौन कौन सा दिन महत्वपूर्ण होगा, आपको किस किस दिन उपस्थित रहना है, ताकि आप उसी हिसाब से टाइम टेबल बना करके अपना चलें। हालांकि वैसे तो जब किसी भी लोकसभा में आप देखिए तो सत्र चलता है तो ये मैंडेटरी होता है कि आए, लेकिन बहुत बार नहीं आते, बहुत बार सांसद नहीं आते, एब्सेंट रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब विपक्ष की सोमवार को बैठक होगी, उस बैठक में एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है वो अविश्वास प्रस्ताव अब लाना जरूरी हो गया है। क्योंकि बिहार के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सीधे तौर पर यहां पर वोट चोरी हुई है। विपक्ष ये मानता है कि वोट चोरी हुई है, और अगर वोट चोरी हुई है तो किसके राज में हुई है? ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं, उनके राज में ही बिहार का चुनाव हुआ, उनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव हुआ। और विपक्ष ये मान करके चल रहा है कि बिहार तो केवल झांकी है, बंगाल है असली तैयारी, और बंगाल में जो है वो पूरा खेल होगा, और बंगाल चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि बंगाल में किसी तरीके से रोका जाए। और इसके लिए ममता बनर्जी वो खुल करके बिना किसी शर्त के विपक्ष के साथ में खड़ी हो गई। देखिए, 2 बड़े पार्टनर ऐसे हैं इंडिया अलायंस के जो कई मौकों पर साथ होते हैं, कई मौकों पर नहीं होते। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कई मौकों पर वो साथ में होते हैं। जैसे अडानी का मसला होता है, अडानी का जब मसला होता है तो ममता बनर्जी बहुत सारे मौकों पर वो ये सोचती है कि नहीं, ये अडानी का मसला बहुत बड़ा मसला नहीं है, देश का मसला नहीं है, वो साथ में नहीं दिखती है। और इसी तरीके से कई सारे मौकों पर आम आदमी पार्टी वो भी साथ में नहीं दिखती है। लेकिन इस मसले पर चूंकि अरविंद केजरीवाल वो खुद इसकी चोट झेल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के अंदर चुनाव हारे तो उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा जाता रहा कि उनकी पर्टिकुलर विधानसभा के अंदर, यानी नई दिल्ली विधानसभा जहां से वो लड़ते हैं, वहां पर 15-20 हजार वोट कटवा दिए गए। बाकायदा उन्होंने उस वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कैसे कैसे लोगों के नाम काटे गए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने तब भी सामने रखी थी। तो अरविंद केजरीवाल इस मौके पर बिना किसी शर्त के वो इंडिया गठबंधन के साथ में, कांग्रेस के साथ में, विपक्ष एक साथ है वहां पर। ममता बनर्जी वो पूरी तरह से वहां पर बिना किसी शर्त के साथ में खड़ी हुई है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे वो तो अपने आप में जिस तरीके से वहां पर उनकी दुर्गति कर दी गई महाराष्ट्र के अंदर, ना पार्टी छोड़ी, ना विधायक छोड़े, ना सांसद छोड़े, कुछ नहीं। और जिस लेवल पर ठाकरे परिवार का रुतबा था, आज देखिए किस लेवल पर पहुंचा दिया गया। तो कोई विपक्षी खेमा इस पर ऐसा नहीं है जो कांग्रेस से या फिर इंडिया अलायंस की राय से वो अलग जाए। कोई ऐसा नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं, कोई दल ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव वो तो खुद इस बात को कह चुके हैं, लोकसभा के अंदर कह चुके हैं कि अगर हम 80 की 80 सीट भी लोकसभा की उत्तर प्रदेश की अगर जीत जाए तो भी हम ईवीएम को हटाने की बात करें। 80 की 80 सीट जीतेंगे और तो भी सरकार में आए तो सरकार में आते ही ईवीएम को हटाएंगे। यानी चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया, इस सब को लेकर के अखिलेश यादव के मन में बहुत पहले से सवाल रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसा धड़ा है नहीं जो दूसरी तरफ जाए, या बीजेपी जिसको तोड़ सके, या बीजेपी जहां पर कोई दो राय वहां पर बनवा सके। तो ये जो आंकड़ा है
वो 200 सांसदों का मैं बता रहा हूं कि 200 सांसद तो कम से कम कांग्रेस के ही 99 हैं, और उसमें मान लीजिए कि शशि थरूर और ये सब ना भी करें तो भी 90-95 कांग्रेस के भी सांसद हैं कम से कम, जो एक इशारे पर एक तरफ साइन करके दे देंगे। 4-5 अगर मान लें कि इधर उधर हो जाएंगे, नहीं करेंगे, तो बाकी के जो 234 इंडिया गठबंधन का आंकड़ा है, उसमें से मुझे लगता है कि अगर 30-35 सांसद इधर उधर हो भी गए तब भी 200 सवा 200 का आंकड़ा आराम से इंडिया गठबंधन के पास होगा। और उसमें भी फिर बाकी के जितने क्षेत्रीय दल हैं या निर्दलीय हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये सारे सांसद भी इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। इस मुद्दे पर दूसरी राय हो नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनके खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहले पूरा माहौल बनाया, बहुत मुश्किल काम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के लिए इस वार से बचना। अब यहां पर दो बातें हैं। पहली बात यह है कि क्या केवल ये प्रस्ताव आने से और ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनकी छुट्टी हो जाएगी? देखिए, किसी भी चुनाव आयुक्त को हटाना वो आसान काम नहीं है। अगर चुनाव आयुक्त को आपको हटाना है तो कम से कम 100 सांसद लोकसभा के अंदर या 50 सांसद राज्यसभा के अंदर वो नोटिस दें। उनके नोटिस के बाद में लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वो इस पर विचार करते हैं कि इस पर उनको क्या करना है। लेकिन इस पर वो ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नर कुंडली मार करके बैठ गए, 2 महीने लगा दिए, 3 महीने लगा दिए और उसके बाद में कुछ नहीं। इस पर यह जरूर है कि अगर मान लीजिए कि 1 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है और 1 तारीख को यह प्रस्ताव ना देकर के 3 तारीख को 4 तारीख को दिया गया, तो इस सत्र के बिल्कुल आखिरी में वो प्रस्ताव पर वोटिंग करवाए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। और हो सकता है कि वो बिल्कुल आखिरी में ये बताएं कि हम अगले सत्र में इसको सुनेंगे, ये कहें। लेकिन फैसला तो उनको कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आप ये कहिए कि जैसे थाने में आप पहुंच जाते हैं, शिकायत आप दे देते हैं, तो शिकायत के ऊपर एफआईआर करे ना करे, लेकिन कम से कम ये तो बताना पड़ेगा कि शिकायत पर उन्होंने क्या किया। और एफआईआर होगी तब तो फिर समझिए कि मामला फिर लंबा खींचेगा। और अगर यहां पर उसी तरीके से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने इसको स्वीकार कर लिया, नोटिस को स्वीकार कर लिया, और जाहिर सी बात है 200 सांसद अगर हस्ताक्षर करके देते हैं तो 100 जो कि जरूरी नंबर है उससे अगर दुगना हो गया तब तो उस पर कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में सवाल ये उठता है कि मोदी जी कैसे लामबंद करेंगे, और क्या कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें यह कहा जा सके कि हां, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए या कुछ भी कर ले विपक्ष, कुर्सी से नहीं हटा पाएगा। अगर मुझसे आप ये पूछना चाहते हैं, नंबर पर अगर आप इस चीज को पूछना चाहते हैं, तो नंबर पर यह संभव नहीं है। मोदी जी, उनके पास में पर्याप्त संख्या है अविश्वास प्रस्ताव को जीतने की, और बीजेपी तो वैसे भी कोई भी सवाल आप चुनाव आयोग से पूछिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता से पूछिए, जवाब बीजेपी की तरफ से आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से होती है। और कुल मिलाकर के 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी के सामने पहली बार, उनकी सरकार के सामने पहली बार यह चुनौती होगी कि कैसे वो इस अविश्वास प्रस्ताव को बचाता है। देखिए, मोदी जी को लेकर के भी अविश्वास प्रस्ताव आए थे, 2019 में भी आया, 2024 में भी आया, और मोदी जी उस वक्त में चुटकी लेते थे कि 2029 में भी आप लेकर के आना। लेकिन 2024 के बाद में काफी कुछ बदल गया है। अब नंबर में उस तरह की स्थिति नहीं है, 293 234 कोई बहुत ज्यादा नंबर में अंतर नहीं है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लेकर के अगर आप बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लेकर के यह बात कही जा सकती है कि नंबर बीजेपी के पक्ष में है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पक्ष में है। लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाए, और जरूरी यह भी नहीं कि कोई लड़ाई तभी लड़ी जाए जब उसमें जीतने की संभावना हो। बहुत सारी लड़ाई केवल इस बात के लिए लड़ी जाती है कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या पहुंचेगा, और मैसेज देने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए, धमाका करने के लिए कई बार लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। तो विपक्ष क्या मैसेज देना चाहता है? मैसेज ये कि भैया बंगाल में नहीं होगा, और उसके बाद में बहुत सारे राज्य हैं अभी, और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश वो सामने खड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, अगर बिहार में जो हुआ
जो विपक्ष बार बार आरोप लगता है कि वोट चोरी हुई और एक बिल्कुल अप्रत्याशित जीत है। 202 सीटें बीजेपी के पास में है, एनडीए के पास में। अमित शाह 160 सीट बोल रहे थे, उनसे भी 40-42 सीट ऊपर। और अगर ऐसा ही कुछ हो गया बंगाल में, जिस बंगाल में कहा जाता है कि ममता बनर्जी को आप नहीं हरा पाएंगे, यह कहा जाता है, जिस बंगाल में कहा जाता है कि नहीं, ममता और मोदी के बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करें तो अभी भी जमीन आसमान का अंतर है। यानी मोदी जी वो 77 पर है और ममता बनर्जी वो 200 के पार है। तो ममता बनर्जी को अभी छू नहीं पाएंगे। लेकिन साहब यहां कहां कोई कह रहा था, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और आरजेडी 25 सीट पर सिमट करके रह गई। आरजेडी जो 143 सीट पर लड़ रही थी, सबसे ज्यादा वोट उसके पास में है, लेकिन सीटें देखिए आप, स्ट्राइक रेट देखिए आप। आरजेडी से बेहतर स्ट्राइक रेट तो जीतन राम मांझी का है, आरजेडी से बेहतर स्ट्राइक रेट तो उपेंद्र कुशवाहा का है, आरजेडी से बेहतर स्ट्राइक रेट तो चिराग पासवान उनकी पार्टी का है। यानी एनडीए के अंदर कोई भी पार्टी है, उसका सबसे बेहतर या सबसे कम बेहतर की भी बात करें तब भी इंडिया गठबंधन में हर किसी पर वो भारी पड़ते हैं। यानी जो एनडीए के साथ में है वो बंपर तरीके से जीत रहा है, जीत ही गया है और जीत ही जाएगा। ये परसेप्शन कुल मिलाकर के खड़ा कर दिया गया बिहार के अंदर। अब ऐसे में बंगाल में क्या होगा? क्या बंगाल में भी वही होगा जो आरजेडी के साथ में हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी होने का गुमान था, एक छत्र राज करने का गुमान था, सारी बातें थी, लेकिन ढह गए। हालांकि बंगाल में समीकरण बहुत कुछ हैं, बहुत अलग हैं, लेकिन जब मास्टर चाबी आपके हाथ में आ जाए तो ताला कितना बड़ा है फिर कोई मायने नहीं रखता है। फिर तिजोरी में उसमें लॉकिंग सिस्टम किस तरीके से क्या कुछ किया गया है, वो कितनी पेचीदा है, उसको खोलना फिर वो मायने ही नहीं रखता है। अगर आप जेसीबी मशीन लेकर के चल रहे हैं, बुलडोजर लेकर के चल रहे हैं, फिर कोई दीवार वो 9 इंची दीवार है, 12 इंची दीवार है, 14 इंची दीवार है, 18 इंची दीवार है, या वो दीवार फला कंपनी की सीमेंट से बनाई गई है या फला कंपनी की सीमेंट से बनाई गई है, कोई मायने नहीं रखता है। फिर तो बुलडोजर बोलता है और फिर उसके बाद में खंडर होती हुई वो ईंटें दिखाई देती है। तो बंगाल में क्या ये मैसेज विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए देना चाहता है कि भैया जो बिहार हुआ वो बंगाल नहीं होगा, और इस तरीके से आप जाकर के गोदी में मत बैठ जाइए कि जो उनको नहीं पता उससे ज्यादा नंबर आ जाए। ठीक है, चुनाव है या बीजेपी की संस्थाएं हैं, विपक्ष इस बात को कम से कम आज स्वीकार कर रहा है। विपक्ष इस बात को भी मानता है कि हां, हम अगर जीत के आसपास अगर सीटें ले आएंगे तब भी हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, हमें ज्यादा सीटें लेकर के आनी पड़ेंगी। लेकिन कम से कम यह स्थिति तो ना हो कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसका चौथा हिस्सा भी हमें ना मिले। अब कहां तो यह कहा जा रहा था कि कम से कम 70-80 सीटें 143 में से अकेली आरजेडी की आ जाएंगी, और उसमें कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और इन सब ने यात्रा निकाली है तो कम से कम 20 से 25 सीटें कांग्रेस की आ जाएंगी। लेफ्ट पार्टी जिनका पहले बहुत बेहतर प्रदर्शन था उनका भी कुछ कुछ ठीक रहेगा, लेकिन सारी चीजें धरी रह गई। अब अकेले 10,000 की बात नहीं है। अगर अकेले 10,000 की बात है तो फिर तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टी सत्ता में है वो कभी हारेगी नहीं, क्योंकि हर पार्टी फिर 10,000 5,000 रुपए डालती रहेगी, 2,000 4,000 रुपए डालती रहेगी और खेल खत्म। बात यह है कि चुनाव में किस तरीके से क्या कुछ नतीजे आए, स्ट्राइक रेट वो किस तरीके का रहा, और विपक्ष के लिए कहीं पर सांस लेने की भी गुंजाइश है या सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं बची है, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो विपक्ष इसलिए कुल मिलाकर के कमर कसकर के मैदान में फिलहाल दिखाई दे रहा है, और स्थिति इस वक्त में यही है कि 100 सांसदों से भी ज्यादा, तकरीबन 200 सांसद वो तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की 14 तारीख की रैली है, 14 तारीख की रैली है रामलीला मैदान में, सत्र चलेगा 1 तारीख से और 19 तारीख तक। तो 14 के बाद में 15 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या 2 तारीख को ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, 6 तारीख को लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल पहले तो। और उसके बाद में उस पर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा में अगर लाया जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पर फिर कब आगे कदम बढ़ाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए।
धन्यवाद।